इतने आंदोलन हुए, कभी किसान आंदोलन, कभी कोई आंदोलन, सब सड़कों पे हैं, सरपंच सड़कों पे करेंगे, सबकी पिटाई कर देते हैं बीजेपी वाले तो। नहीं यार, बीजेपी वाले कहाँ पिटाई करते हैं? आप बताओ कहाँ पिटाई करी किसी ने? सबके ऊपर लाठीचार्ज करवा देते हो आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई वर्ग नहीं छोड़ा आपने। मैं आपको खट्टर बता साहब दूं, को अगर बदलना पड़ा, अगर इतनी कामयाब सरकार होती तो क्यों बदलते। देखिए, भारतीय प्लांट जनता भी लगाए, पार्टी कई काम किए। अरविंद शर्मा जी ने पिछले 5 साल में रोहतक के अंदर कोई भी जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो अगर लगवाए हो तो आप एक बार जिक्र कर सकते हैं। इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। आप सभी जानते हो लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और भाई रोहतक लोकसभा का यदि हम जिक्र करें तो आपने पिछली बार का भी कड़ा मुकाबला देखा था और अब की बार क्या होगा क्या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पार्टी के युवा नेता नागेंद्र शर्मा जी। इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ माहौल है। खास बातचीत बताऊंगा, बड़ौदा उपचुनाव में इनकी ड्यूटी लगी थी, खैर वो बात अलग है। जो नतीजे आए थे वो आप लोगों ने देखे थे, अच्छे खासे नतीजे आए थे जो बाकी। चलो बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे? बिल्कुल बढ़िया भाई। अच्छा, आपकी ड्यूटी अब रोहतक के अंदर लगी है जी। क्या समीकरण देखते हो? समीकरण देखो प्रिंस भाई, आप तो घूम रहे हैं, मैं रोहतक की बात ना करके पूरे हरियाणा की आपको बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट पे कमल का फूल खिलाने वाली है। अच्छा, पिछली बार कांग्रेस के समर्थकों ने आरोप लगाया था कि घपलेबाजी कर ली है, क्या लगता है दोबारा से वो ही कैंडिडेट आने वाले हैं? कांग्रेस का भी लग रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही आएंगे और आपकी पार्टी ने तो उतार दिए अरविंद शर्मा जी। जी देखिए, हमारे को वो कहते हैं ना, काम करने वाले आदमी को किसी से घबराना नहीं पड़ता। घबराना पड़ता है उसको कि जिसने कोई काम ना किया हो। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है जो कि एक पिछड़े वर्ग को लेके आगे लेके आने की कोशिश करती है और राष्ट्रवाद की भावना के साथ देश को आगे ले जाने की सोचती है। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे जी कि हमारी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में क्या डिफरेंस है और हम क्यों जीतने वाले हैं, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, उसका हमारे कोई विरोध में कोई आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पीछे भी मेरा एक इंटरव्यू था, मैंने उसमें ही बोला था कि अगर राहुल गांधी जी भी आते हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे को उसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। और खिलाड़ी मजबूत होगा, हमारे को और अच्छा मज़ा आएगा खेलने में। जितनी योजनाएं ये सरकार एक आम आदमी के लिए लेकर आई है प्रिंस भाई, मैं आपको बता दूं, आज तक दूसरी सरकारों ने सिर्फ वादे किए हैं, सिर्फ अपने नारे लगाए हैं, गरीबी हटाओ, तरह तरह के। पर भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को साकार करके दिखाया, धरातल पे उस चीज़ को लेकर आई है। अगर मैं एक छोटे परिवार की बात करूं, जैसे आपने फ़ोटो देखी होगी, हमारे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के ऑफिस में लगी हुई है और आपने पूछा भी था उस टाइम पे, इनका एक विचार था। आप जैसे ही किसी एक मीडिया साथी ने पूछा कि आप विकसित भारत की बात करते हैं जी, तो विकसित भारत कैसा होगा? तो उन्होंने बोला था कि विकसित भारत तब होगा जब अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति और प्रथम व्यक्ति जो खड़ा है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, अंतर। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इसी उसमें काम करते हुए सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि मेरे 4 वर्ग हैं, उसमें एक वर्ग का जिक्र किया, गरीब, युवा, महिला, किसान और गरीब। तो गरीबों के लिए जो योजनाएं वो लेकर आए, उनके उत्थान के लिए, कि वो जो पीछे से जो पंक्ति में आदमी खड़ा है और जो पहली पंक्ति का व्यक्ति है उसका डिफरेंस कम हो जाए। आप देखो एक अमीर और गरीब में क्या फ़र्क है। आप अमीर आदमी को देखते हैं, पक्के घर की छत है उसके पास, शौचालय के लिए उनकी बहन बेटियों को बाहर नहीं जाना पड़ता, इलाज करने के लिए किसी सरकारी अस्पताल के अलावा अगर प्राइवेट में जाना पड़े तो उनको तकलीफ़ होती थी। परंतु आज क्या है, आज उनके घर में पक्का घर भी है। अमीर घर को जैसे चूल्हे पे खाना बनता है, आज आयुष्मान इसके उज्ज्वला योजना के तहत उनको चूल्हा दिया, गैस पे खाना बनता है। आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने का प्रावधान दिया। इसी तरह शौचालय बनवा के घर घर में दिए, हर घर जल पहुंचाया, जो बेसिक सुविधाएं हैं। जगमग योजना के तहत हर गांव को बिजली पहुंचाने का काम किया। तो इतनी तमाम योजनाएं हर वर्ग के लिए हैं। अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में कोई तकलीफ है। देखिए, आपने बड़ी बखूबी तारीफ़ की है बीजेपी की। खैर, आप नेता हो और करनी भी चाहिए, अपनी पार्टी की सभी करते हैं। पर सवाल हो गया इसी के अंदर एक जी, आप कह रहे हो कि काम की बात। पिछली बार अरविंद शर्मा यहाँ से जीते, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैंने इतने काम करवाए, IMT, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, थर्मल प्लांट भी लगाए, कई काम किए। अरविंद शर्मा जी ने पिछले 5 साल में रोहतक के अंदर कोई भी जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो अगर लगवाए हो तो आप एक बार जिक्र कर सकते हो। चलो, मैं हार्दिली के प्लांट की आप बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि इस सरकार में क्या हुआ, एम्स कितने होते थे और आज कितने एम्स हैं,
उसमें से वो तो एम्स भी ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा उसमें से भी एक एम्स भाड़सा में आज है। अगर होता तो 10 साल वो थे, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, बना सकते थे, पर बना कब है आप वो देखिए ना। नियत वही बात आती है, एक तो सिर्फ वादे करना। मैंने आपको क्या बोला, गरीबी हटाऊंगा कांग्रेस ने बखूबी नारा लगाया, पर गरीबी नहीं हटाई। उस पर हटाने पे कोई काम नहीं हुआ। लोग बोलते हैं मनरेगा लेके आए, मनरेगा लेकर आए, पर क्या उसका कभी आकलन किया बैठ के? गरीबी बीजेपी ने कितनी कम गरीब को फायदा मिलता है नहीं मिलता है, कभी ये सोचा देखा? तो ये चीज़ें देखने का विषय है। देखिए, आप कह रहे हो गरीबी, कांग्रेस कहती थी गरीबी कम की, बीजेपी ने कितनी गरीबी कम की? आंकड़े की माने तो बढ़ी है, मतलब अनाज जो है गरीबी और बढ़ा दी है बीजेपी ने। देखिए, आप अनाज की अगर बात करते हैं, जो तो अनाज दे रहे हैं तो गरीब व्यक्ति तो उनको ही मिले होंगे ना, तो गरीबी बढ़ी है या घटी है? मैं मना नहीं करता हूँ कि अनाज जो ले रहा है वो गरीब व्यक्ति है, परंतु मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, अब कोई भी बीमारी है, पहले जब बीमारी छोटी होती है तो उसको पकड़ना आसान है। कोई भी मशीनरी अगर शुरू में आवाज़ करती है, खराबी आती है, उसको ठीक करना आसान है, बट जब वो एक बड़ा रोग का रूप ले लेती है तो कैंसर का रूप बन जाता है। इसी तरह कोई मशीनरी ख़राब होती है तो वो इतनी ख़राब हो जाती है तो उसकी रिप्लेसमेंट होती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और समय लगता है रिपेयर करने में। उसी तरह से अगर ये गरीबी का ध्यान 1947 से रखा जाता तो आज ये नौबत फ्री अनाज बांटने की नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी 10 दशक अपने हमारे पिछले 10 साल से राज कर रही है। गरीबों की संभाल करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम उनको अनाज दे रहे हैं कि जो लोग आज गरीब हैं, अपना कमा कर नहीं खा पा रहे हैं, किसी भी कारणवश से गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी संभाल रखना भी हमारा कर्तव्य है। पर ये 80 करोड़ लोग, ये संख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या क्यों गरीबी लाइन से नीचे आई, उसका सवाल आप कांग्रेस वालों से कीजिए कि पहले इस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, ये 80 करोड़ तक कैसे चली गई। आप ये बहुत ही अच्छा सवाल है, परंतु मैं चाहूँगा एक बारी आप ये दीपेंद्र हुड्डा जी या जिसके पास आप कांग्रेस के किसी लोकसभा के प्रत्याशी के पास जाएं तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि आप इस बात को बोलता है विपक्ष हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि 80 करोड़ लोगों का आप अनाज बांट रहे हैं, पर वो 80 करोड़ लोग पैदा किसने किए? आप एक कारखाना लगा दिया, उसकी दुहाई देते हैं, 10 साल में पता नहीं क्या कर सकते थे। आप तो 50 साल का राज मिला था आपको, हमें तो 10 साल का मिला है। 5 साल पहले वाजपेयी साहब को मिला था। आप उसके अंदर देख लीजिए कितने हमारे हाईवे बने हैं, कितने एम्स बना के दिए हैं, इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ तक लेके गए हम लोग। आप पूछिए ना उनसे जाके, आंकड़ों पे बात कीजिए। वो तो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में कोई 1 इंच रेलवे लाइन बढ़ाई हो, कोई मेट्रो आगे बढ़ाई हो। मलिक साहब, मेट्रो आज आपको पता है, हरियाणा के अंदर बातचीत करें हम। चलो हरियाणा की मैं बात बता देता हूँ। नेक्स्ट फेज़ के अंदर मेट्रो आपकी रोहतक तक आने वाली है, आने वाली है। हाँ, आएगी। 10 साल में तो नहीं आएगी। देखो एक चीज़ मैं आपको फिर बोलता हूँ, अकेला हरियाणा नहीं है, आप समझिए हर जगह पे विकास, समान विकास हो रहा है। हमारी पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी तरह से जो पहले हाईवेज बनते थे और जो आज हाईवे बनते हैं, आप उसको देख लीजिए। और आपने ट्रेन का जिक्र किया, वंदे भारत एक नई ट्रेन हमने चलाई। आगे भी अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसके अंदर भी नमो ट्रेन भी है, बुलेट ट्रेन भी है जो चलने वाली है। ऐसा नहीं है, चलने वाली तो है, पर इस वक्त हरियाणा का जिक्र कर लेते। चलो रोहतक का भी छोड़ देते हैं। हरियाणा के अंदर चलो एक आपने देश के अंदर तो नारा दे दिया 400 पार का। कांग्रेस ही कह रहे हैं नारा 400 पार का, कैंडिडेट उधार का, मतलब उनकी पार्टी से आपने कैंडिडेट ले लिए। क्या बहुत अच्छी बात करती है कांग्रेस की, कैंडिडेट उधार का। तो उधार दिया क्यों, देने वाली कांग्रेस ही तो है। अगर अपने आप से संभाल के उनको रखा होता तो वो क्यों छोड़ के आते। आप सिंधिया जी का एक भाषण सुनना पार्लियामेंट का, आपको सब समझ में आ जाएगा। जब राहुल जी जब वो बोल रहे थे तो उनका विरोध कर रहे थे, तो सिंधिया जी ने क्या बोला कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, अगर मैं मुंह खोलूँगा तो आपके सबके मुंह पे ताले लग जाएंगे। और वो तपाक देनी सी बैठ जाते हैं राहुल गांधी जी। ऐसा क्या बोलने वाले थे कि राहुल गांधी जी को बैठना पड़ा। क्यों विरोध हो रहा है जो बीजेपी के कैंडिडेट उनका? आपको मैं वही बोल रहा हूँ, ये उधार वाली जो बात करी, उसके पहले उनका जवाब तो पूछिए उनसे कि आज बेशक वो नवीन जिंदल जी की बात करें, अशोक तंवर जी की बात करें, वो अगर इतनी अच्छी कांग्रेस पार्टी थी तो उनको संभाल के रखना चाहिए था ना। क्यों वो नौबत आई कि आज तमाम नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और जो राष्ट्रवाद की बात आज समझ में उनको आई है, पहले क्यों नहीं समझ में आई। आज पता लगा ना कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए जीती है। और जो हर आदमी की अंतर आत्मा, अगर कहीं ना कहीं अगर आप बात करोगे, परिवार से उठ के, समाज से उठ के आदमी जब ऊपर सोचता है तो देश के लिए सोचता है। चलो पार्टी चेंज होगी, पार्टी तो बीजेपी वाले कई नेता वो भी कर लेते हैं। सत्यपाल मलिक जी के भी आपने बयान सुने होंगे,
कैसे फौजियों के ऊपर राजनीति की? कैसे फौजियों के ऊपर राजनीति की? आप फौजियों को देखिए, मेरा परिवार, शायद पता नहीं आपको पता है नहीं पता है, मेरा परिवार में आज भी 7 ऑफिसर हैं फौज में, और जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल से लेके, मतलब मेजर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक है। आज उनसे पूछिए कि फ़ौज पहले कैसी थी और आज कैसी है। अभी मैं एक इंटरव्यू देखा था मैंने, और एक पिछले इंटरव्यू में मैंने जिक्र किया, एक रिटायर्ड फौजी अफसर जब वो कहीं कश्मीर के दौरे पे थे, घूमने के लिए गए, तो वहाँ पे किसी पोस्ट पे चले गए और किसी सैनिक से पूछा, भाई कैसा चल रहा है अभी, तो पहले की जो सरकार में फ़ौजियों का हाल था और अभी में क्या फ़र्क है। उसने 50 राउंड तपाक देनी सी उस पर, पाकिस्तान की उस पर पोस्ट पे दाग दिए, और कहता सर ये फ़र्क है, पहले ऑर्डर के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, अब ऑर्डर के लिए इंतज़ार नहीं करना। पुलवामा क्या कह रहे हैं, जानबूझ के करवाया? पुलवामा जानबूझ के करवाया, तो गलवान घाटी के अंदर चीनियों को कैसे पीट के भगाया वो देखा आपने। उससे पहले क्या होता था, सफ़ेद झंडा लेके बैठते थे भारतीय सैनिक, और वो आके सिख रेजिमेंट के, हरियाणा के लड़के 6-6 फुट के, 5-5 फुट के चीनी थप्पड़ मारते थे, चल उछल कर वो सफ़ेद झंडा लेके बैठे रहते थे। अच्छा, अब रोहतक की मैं एक थोड़ी सी बातचीत करूँगा जी। आपके जो कैंडिडेट हैं उनका विरोध क्यों हो रहा? अगर इतने लोकप्रिय होते तो विरोध क्यों होता? चलो पहले तो आप ये बताइए, विरोध है कहाँ? है कहानी, वीडियो लगातार वायरल हो रही है, आपको भी एक पता है। वीडियो वायरल हुई, मैंने भी देखी थी वो, जब उसका नेक्स्ट डे उस लड़के ने बयान दिया कि हम विरोध किसी और का कर रहे थे, पर वो छोटी काट के विपक्ष ने आपका दिखाया उसके अंदर। आप देखिए, आप उसकी जांच पड़ताल तो कीजिए। बीजेपी से ज़्यादा आईटी सेल किसकी है? कितनी मजबूत आईटी सेल, आपको पता है? अगर ऐसी बात होती तो ऐसा नहीं होता। देखिए, आईटी सेल अगर मजबूत होती तो आप ये थोड़ी बोलते कि उनका विरोध हो रहा है। इसका मतलब तो विपक्ष की आईटी सेल ने फैलाई है ना, हमारा क्यों फैलाएगा ऐसी खबरें? नहीं, आपका तो नहीं फैलाएगा, जो वहाँ के लोकल थे उन्होंने तो वीडियो वायरल करी है ना। कोई वीडियो वायरल नहीं है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप चुनाव में चलते हैं, झूठी सच्ची बातें लोग करते हैं, कुछ दिखाने के लिए नहीं है तो ये करने के लिए है। वो क्यों है उसका जवाब मैं आपके कैमरे के माध्यम से उनको भी देना चाहूँगा। अगर जब 10 साल लगातार सरकार में रहे, 50 साल जब देश चलाए, अगर कुछ कर लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इतने आंदोलन हुए, कभी किसान आंदोलन, कभी कोई आंदोलन, सब सड़कों पे हैं, सरपंच सड़कों पे करेंगे, सबकी पिटाई कर देते हैं बीजेपी वाले तो। नहीं यार, बीजेपी वाले कहाँ पिटाई करते हैं? आप बताओ कहाँ पिटाई करी किसी ने? सबके ऊपर लाठीचार्ज करवा देते हो आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही वर्ग नहीं छोड़ा आपने। मैं आपको बता दूं, अगर आप वर्गों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के ही सिर्फ किसान हैं। हर पार्टी के अंदर किसान हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी किसान हैं, और मैं बोलता हूँ जो नौकरी करने वाला तबका है हर पार्टी के अंदर वो भी है। और रही बात सरपंच की, हमारी पार्टी के भी सरपंच हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर सरपंचों की मांग जो थी उनकी वो पूरी करी हमने। किसानों के लिए देखो, अगर उनको समझ में नहीं आए, कानून हम अच्छे लेके आए, पर उनको समझ में नहीं आए, तो प्रधानमंत्री जी ने यही बोला ना कि मैं हो सकता है मैं समझा नहीं पाया और मैं कानून वापस लेता हूँ। हमने वहाँ भी किसानों का सम्मान किया। हम कहाँ, भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो किसानों के साथ है। बाकी सब पार्टियां आज तक वादे करते आई हैं पर किसानों के साथ नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि खट्टर साहब को बदलना पड़ा, अगर इतनी कामयाब सरकार होती तो क्यों बदलते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है ये, अब उसको देखने का नज़रिया अपना अपना है। हम भारतीय, अगर मैं बात करूँ खट्टर साहब की, खट्टर साहब आज 10 की 10 लोकसभा में काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री थे उससे ज़्यादा मेहनत अभी भी कर रहे हैं वो लोग। अगर उनको बदला होता, आप जो बात कर रहे हैं, ये एक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की कि एक मौका दूसरे भी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, और आपने और स्टेट में भी देखा था। ये परिवर्तन इस पार्टी का आप बोल सकते हैं नियम है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, या कोई और, अगर मैं बात करूँ आपके पायलट साहब थे अब उनका बेटा बनेगा, तो यहाँ पर ऐसी राजनीति नहीं है। फारूक अब्दुल्ला है तो उनका बेटा बनेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भी आम कार्यकर्ता जो पार्टी की सेवा करता है, पार्टी के लिए काम करता है, उसको कहीं भी मौका मिल सकता है। नायब सिंह सैनी जी को मौका दिया गया और वो अच्छे से बखूबी उसको निभा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी ने जो 9.5 साल तक इस प्रदेश के अंदर काम किया और अच्छे से इसको चलाया, बावजूद उसके अब वो 10 की 10 लोकसभा संभाल के उनमें काम कर रहे हैं। चलिए, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे, जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश दोगे? मैं यही संदेश दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद की पार्टी है जो राष्ट्रहित के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का कार्य करें, वोट देना सबका अधिकार है, वोट जरूर करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। जी। तो इंटरव्यू आप लोगों ने देखा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान, जय हिंद।